अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से पीएचपी के एक और इंटरेस्टिंग वीडियो ट्यूटोरियल में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस पीएचपी के इंटरेस्टिंग वीडियो ट्यूटोरियल में हम टॉप 10 फंक्शंस के बारे में सीखेंगे जो कि एरे से रिलेटेड है। मतलब ऐसे फंक्शंस जो कि बहुत कम लोग जिनके बारे में जानते हैं, मे बी नॉट ऑल बट सम ऑफ देम। और इस वक्त वो फंक्शंस आपको मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर नज़र भी आ रहे होंगे। तो अगर आप इन फंक्शंस के बारे में ऑलरेडी जानते हैं तो यू कैन स्किप दिस वीडियो, बट दिस वीडियो इज़ फॉर द बिगनर्स जो इन फंक्शंस के बारे में नहीं जानते। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं इन फंक्शंस के बारे में आपको विद एग्जांपल्स एक्सप्लेन करूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप इन फंक्शंस के बारे में नहीं जानते या फिर जानते हैं तो तब भी आप मेरी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कीजिएगा और साथ में ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस पीएचपी के इंटरेस्टिंग वीडियो ट्यूटोरियल को, जिसमें हम एरे फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि एरेज के साथ कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉप 10 ऐसे फंक्शंस हैं जिनका यूज़ आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकता है। तो एरेज हमारे पास क्या होते हैं, इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ इसी प्लेलिस्ट में जो जिसमें आप ये वीडियो ट्यूटोरियल देख रहे हैं। तो मैं यहाँ पर सिर्फ उनके फंक्शंस को एक्सप्लेन करूँगा कि ये फंक्शंस क्या करते हैं। तो सपोज़ कीजिए हमारे पास एक एरे है ARR1 जो कि हमने इस तरीके से क्रिएट किया हुआ है। इसमें कुछ वैल्यूज़ हैं, जैसे मैं लिख देता हूँ इमरान, इरफान, कामरान, अदनान, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये हमारे पास एक एरे है। एक दूसरा एरे भी है हमारे पास ARR2 और उसमें कुछ इस किस्म की वैल्यूज़ हैं। और एक एरे और भी है, नेम इज इक्वल टू इमरान, एज इज इक्वल टू नहीं कहेंगे, मतलब एज की जो की है उसकी वैल्यू 40, सिटी जेहलम। और इसको मैं फर्दर रैप कर देता हूँ इस तरीके से एरे में और फिर इसी को कॉपी करके मैं यहाँ पर दोबारा से पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर नेम मैं चेंज कर देता हूँ। फिर एक और इसी तरीके से मैं वैल्यू यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, उसमें मैं चेंज करता हूँ और तो ये मैंने कुछ एरेज क्रिएट किए हैं। अब एरेज को एक तो तरीका होता है स्क्वायर ब्रैकेट्स की मदद से हम क्रिएट करते हैं, दूसरा हम एरे मेथड की कंस्ट्रक्टर की मदद से भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये तीन डिफरेंट किस्म के हमारे पास एरेज हैं। डिफरेंट के नहीं कहूँगा, लेकिन ये कहूँगा कि तीन एरेज हैं हमारे पास। अब इन एरेज पर डिफरेंट किस्म के हम फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने इनकी की वैल्यूज़ को रीड करना है तो डेफिनेटली हम फॉर ईच लूप को यूज़ कर सकते हैं टू रीड द वैल्यूज़ फ्रॉम दीज एरेज। अगर इन एरेज की हमने वैल्यू रीड करनी है तो फॉर ईच लूप को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ पीएचपी हमें कुछ ऐसे फंक्शंस प्रोवाइड करता है जिनकी मदद से हम इन एरेज की प्रोडक्टिविटीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं और लेस कोड में ज़्यादा से ज़्यादा डाटा हासिल कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला जो हमारे पास फंक्शन है वो है इज़ एरे। अब इज़ एरे फंक्शन क्या करता है, बेसिकली ये फंक्शन सिर्फ और सिर्फ आपको ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा कि जब भी आप इसको कोई वेरिएबल पास करेंगे एज एन आर्ग्यूमेंट, वो चेक करके बताएगा कि ये जो वेरिएबल है ये एक एरे है या नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पर लिखता हूँ एको इज एरे और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ARR, सिंपल मैंने लिखा और यहाँ पर मैं एक ARR के नाम से वेरिएबल बना लेता हूँ और उसमें वैल्यू मैं सेव कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल सिंपल इमरान लिख देता हूँ। तो अब अगर मैं इसको करता हूँ इको इज एरे ARR तो ये मुझे ट्रू रिटर्न करेगा अगर ये जो एरे है ये जो वेरिएबल है वो अगर एरे है। अगर वो एरे वेरिएबल एरे नहीं है तो मुझे फॉल्स रिटर्न होगा। तो यहाँ पर अगर मैं इसको रीलोड करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर कुछ भी रिटर्न नहीं हुआ, मतलब ये फॉल्स वैल्यू रिटर्न हुई है इस एरे की मदद से। अगर आप इसको देखना चाहते हैं कि क्या रिटर्न हुआ है तो आप इसको इंट कास्ट कर सकते हैं कि इसकी जो भी इंटीजर वैल्यू है वो हमें बताए। तो जब मैं इसको रीलोड करूँगा तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि हमें 0 रिटर्न हो रहा है कि इसमें 0 है, कि ये एरे नहीं है, ये फॉल्स है।
अगर मैं यहाँ पर ARR1 लिख देता हूँ या ARR2 लिख देता हूँ या ARR3 लिख देता हूँ तो इन तमाम सूरतों में मुझे 1 रिटर्न होगा जो कि है ट्रू। मतलब ये जो आपने वेरिएबल पास किया है ये एक एरे है। सो दिस इज़ अ वेरी सिंपल फंक्शन जिसकी मदद से हम चेक कर सकते हैं कि जिस पर हम प्रोसेस करने जा रहे हैं, फॉर ईच लूप लगाने जा रहे हैं, क्या वो वेरिएबल एक एरे है भी या नहीं भी। क्योंकि अगर वो एरे नहीं है तो हम उस पर जब लूप चलाएंगे तो हमें एरर देखने को मिल जाएगा। तो इसकी मदद से हम सेफ साइड पर रहकर उस पर प्रोसेसिंग कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप हमारे पास मल्टी डायमेंशनल एरे है, फॉर एग्जांपल ये वाला एक मल्टी डायमेंशनल एरे है, तो इस सूरत में हम जो है वो इसको चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं स्टार्ट में लिख देता हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्लास या सेक्शन जो भी है, और यहाँ पर सेक्शन का नेम लिख देता हूँ सेक्शन, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ IT। अब ये हमारे पास सिंगल की वैल्यू है और उसके बाद ये कंप्लीट एक एरे है दूसरा, और ये एक कंप्लीट एरे है और ये एक कंप्लीट एरे है। तो इस सिचुएशन में ARR3 की सिचुएशन में अगर हम यहाँ पर फॉर ईच लूप लगाते हैं, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ फॉर ईच ARR3 एज ए, जो भी आप कह लें, अगर इसमें आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी, मैं लिखता हूँ एको A, राइट। अब गौर कीजिएगा मैंने लिखा है एको A, तो अब हमें यहाँ पर एरर मिलेगा। क्यों एरर मिलेगा? उसकी रीज़न ये है कि वो कह रहा है एरर टू स्ट्रिंग कन्वर्जन, क्योंकि इसकी तो वैल्यू उसने हमें दे दी IT सेक्शन 1 की। अब जो उसने नेक्स्ट वैल्यू को जब रीड किया, सो दैट इज़ नॉट अ सिंगल की वैल्यू पेयर, वो फर्दर एक एरे है। तो डेफिनेटली इसने हमें यहाँ पर एरे दे दिया। तो मैं अब क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ इफ़ नॉट इज एरे इंटू A एको A। तो मैं अब ये कह रहा हूँ कि भाई अगर देखो कि अगर वो एरे नहीं है तो उसको एको कर दो उस की वैल्यू पेयर को। तो जो वैल्यू उसने रीड की है, ये सेक्शन को फर्स्ट रीड किया है, तो इसकी सिर्फ उसे वैल्यू मिली है, एरे नहीं मिला वैल्यू की सूरत में, तो वो क्या करेगा, इसको डिस्प्ले कर देगा और यहाँ पर सिर्फ IT लिखा हुआ आएगा विदाउट एनी एरर। सो देखिए अब यहाँ पर IT सिर्फ लिखा हुआ आ रहा है और बाकी वैल्यूज लिखी हुई नहीं आ रही और हमारा एरर भी नहीं है। लेकिन अब आप कहेंगे कि भाई मैंने तो इनकी वैल्यूज को भी डिस्प्ले करवाना है, तो वो कैसे करवाऊंगा? तो इसके लिए आपने क्या करना है, इसके लिए आपने चेक करना है कि इफ़ इज एरे, अगर A में अगर एरे है तो भाई क्या करो, एक फॉर ईच लूप और लगा दो उस A की बेस पर और एज B कर दो उसको, और यहाँ पर कर दो एको B। ठीक हो गया? तो अगर तो वो A में एरे है, पहला लूप चलेगा और उसके बाद यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एको A, अदरवाइज एल्स में लिख देता हूँ मैं एको A, एल्स कर दो एको A। अब आप इस चीज़ को गौर से समझिएगा कि ये जो मल्टी डायमेंशनल एरे है विद सिंगल की वैल्यू पेयर इंक्लूडेड इन इट। अब मैं यहाँ पर पहले चेक कर रहा हूँ कि लूप चलो फॉर ARR3 एज A, फिर वो चेक करो कि अगर तो A एरे है तो इसका मतलब है कि भाई एक और लूप चला दो, अगर नहीं है तो उसको डिस्प्ले कर दो। तो इट मीन्स अब अगर इसमें मैं जितनी भी की वैल्यू पेयर लिखूंगा अपार्ट फ्रॉम दिस टाइप ऑफ एरे, वो उसको डिस्प्ले करेगा और बाकियों को भी डिस्प्ले करेगा विदाउट शोइंग एनी एरर। अब मैं इसको रन करता हूँ तो देखिए हमारे पास IT इमरान 40 जेल, मैं इसको यहाँ पर BR कर देता हूँ इस तरीके से, और इसको भी मैं BR एक दफ़ा कर देता हूँ ताकि लाइन ब्रेक आ जाए। तो सेव किया इसको, यहाँ पर मैंने डबल कोट्स नहीं लगाया। अब मैं इसको रीलोड करता हूँ तो देखिए IT सबसे पहले सेक्शन डिस्प्ले हुआ, फिर इमरान 40 जेलम, ये इनर एरे है, फिर दूसरा एरे है, फिर तीसरा एरे है। तो इस तरीके से हम जो इस एरे फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए लूप के थ्रू चेक कर सकते हैं और फिर उस वैल्यू को आसानी के साथ प्रोसेस कर सकते हैं अगर हमारे पास मल्टी डायमेंशनल एरे हो। तो उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास एरे का फंक्शन है, वो दो बेसिकली फंक्शन है, दोनों का पर्पज़ सेम है, मतलब रिजल्ट डिफरेंट है लेकिन पर्पस दोनों का सेम है। एक है एरे सम और दूसरा है एरे प्रोडक्ट। मैं इसको यहाँ पर पहले कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अगर जैसे ये हमारे पास ARR2 है, ये तमाम के तमाम नंबर्स हैं, अगर मैं इन सबको सम करना चाहूँ तो नॉर्मली अगर मुझे एरे सम का पता नहीं होगा
तो मैं लूप लगाऊंगा और लूप के ज़रिए इस तरीके से इसको सॉल्व करूंगा। यहाँ पर मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, रिजल्ट इज इक्वल टू 0। फिर मैं यहाँ लिखूंगा फॉर ईच ARR2 एज ए, और यहाँ पर मैं लिखूंगा रिजल्ट प्लस इक्वल टू $, ए, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा इको रिजल्ट। यस, ये उस सूरत में है जब आपको एरे सम फंक्शन का पता नहीं है, मतलब आप नहीं जानते कि एरे सम फंक्शन कोई वैल्यू है और वो कुछ काम करती है, तो उस सूरत में आप फिर इस तरीके को यूज़ करते हैं और इसमें आपको रिजल्ट ठीक मिलेगा। देखिए मैं इसको रीलोड करता हूँ यहाँ पर, तो 32 रिजल्ट मिला, दैट इज़ करेक्ट रिजल्ट। उसने यहाँ पर इन सब को प्लस किया और हमें वैल्यू दे दी। इसी तरीके से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करना चाहूँ तो मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगा दूंगा, लेकिन ये होगा ये कि यहाँ पर अब 0 है, तो तमाम की तमाम देखिए हमारा रिजल्ट जो है वो गलत हो जाएगा। मैं अगर इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, सेव करता हूँ मल्टीप्लाई करके, तो इसको मैं जब रन करूँगा तो हमारे पास रिजल्ट 0 होगा। तो इसके लिए हमें यहाँ पर पहले 1 एक वैल्यू देनी होगी, उसके बाद जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो हमें करेक्ट रिजल्ट मिलेगा। अब ये जो दोनों मल्टीप्लिकेशन और प्लस हमने किया है, इसको हम अचीव कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, एको एरे सम, और यहाँ पर ARR2 लिख देंगे, फिर एको BR करते हैं ताकि नेक्स्ट लाइन पर वो शो करे, और एको ARRAY प्रोडक्ट ARR2 लिख देते हैं। सेव किया, इसको रन करेंगे तो प्रीवियस रिजल्ट अगर आपको याद होगा तो देखिए डेफिनेटली दोनों के सेम हमें आउटपुट मिली, हमें लूप लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमारा लाइन ऑफ कोड्स जो है वो सेव हो गया। और एरे सम और एरे प्रोडक्ट्स की मदद से किसी भी न्यूमेरिक एरे को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसकी वैल्यूज़ को आपस में, या उनको ऐड कर सकते हैं। सो दैट इज़ द पर्पज़ ऑफ एरे सम एंड एरे प्रोडक्ट फंक्शन इन PHP। तो उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन है वो है एरे चंक। अब एरे चंक क्या करता है, अच्छा मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ क्योंकि लाइंस फिर काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएंगी, आप पॉज करके उसको देख सकते हैं। अब एरे चंक क्या करता है, एरे चंक क्या करता है, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा लेंथ है एरे की और आप उसका कुछ पोर्शन जो है वो डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, जैसे पहले 5 जो भी एरे में वैल्यूज़ हैं वो डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, तो आप क्या करोगे उसके लिए, नॉर्मली आप फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इसी एरे को ले लेता हूँ, ये हमारे पास सपोज कीजिए हमारे पास एरेज वैल्यू हैं कुछ इस तरीके से, ये मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूँ और इसी को ले लेते हैं, ठीक है, एग्जांपल ही लेनी है ना, तो इसको ले लेते हैं। हमारे पास ये एक एरे है, तो इसमें हमारे पास मल्टीपल बेशुमार एरेज हैं, लाइक आप कह सकते हैं, मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास कुछ एरेज हैं जिनकी तादाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 हैं, 18 रिकॉर्ड हैं। तो मैं ये चाह रहा हूँ फर्स्ट 3 रिकॉर्ड्स मैं सिर्फ शो करूँ, तो मुझे क्या करना होगा, नॉर्मली मैं यहाँ पर जब लूप चलाऊँगा और उसके साथ एक काउंटर वेरिएबल को इंक्रीमेंट भी करूँगा। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ फॉर ईच ARR3 एज ARR, तो उसके बाद इसके अंदर वो 0th इंडेक्स पे हमें ये नेम दे देगा, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एको ARR इंटू नेम, इस तरीके से मैं उनके नेम डिस्प्ले करवा रहा हूँ। सेव किया इसको, सेव करने के बाद मैं इसको रीलोड करता हूँ पेज को, तो यहाँ पर हमें तमाम नेम मिल गए। मैं यहाँ पर BR लगा देता हूँ ताकि हमें पता चले कि ये नेम हमें मिल गए। ठीक हो गया, ऐसे तमाम के तमाम जितने भी रिकॉर्ड्स थे वो सारे के सारे आ गए। अब मैं ये चाहता हूँ कि सिर्फ 3 पहले जो 3 है वो सिर्फ शो हों, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
यहाँ पर एक काउंट का वेरिएबल लेना पड़ेगा नॉर्मली, काउंट इज इक्वल टू 1 कह दूंगा, और यहाँ पर मैं लिखूंगा इफ काउंट इज लेस देन इक्वल टू 3, वो हमें ये दे, और काउंट में फिर हम इसमें प्लस प्लस कर देते हैं, बाहर प्लस प्लस करेंगे, इसके अंदर प्लस प्लस नहीं करेंगे, काउंट प्लस प्लस। सो काउंट प्लस प्लस क्या करेगा, उसमें एक इंक्रीमेंट कर देगा। सो इफ काउंट इज लेस देन इक्वल टू 3, काउंट प्लस प्लस प्लस, और इसको डिस्प्ले करो, और एल्स में हम लिख देंगे ब्रेक, तो मतलब इस लूप को ब्रेक कर दो। तो अब यहाँ पर हमारे पास काउंट 1 है स्टार्ट में, तो क्या होगा, काउंट इज लेस देन इक्वल टू 3 है, तो वो इक्को कर देगा नेम को। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करके आपको दिखाता हूँ। तो देखिए उसने हमें 3 नेम दिए, और उसके बाद उसने जब देखा काउंट में वेरिएबल 3 जो है, वो काउंट का जो वेरिएबल 4 हो गया वो लेस देन इक्वल टू 3 नहीं है, तो उसने उसको ब्रेक कर दिया। तो ये नॉर्मल तरीका है जब आपको इस फंक्शन का नहीं पता। कौन से फंक्शन का, इस एरे चंक के फंक्शन का। सो अब एरे चंक फंक्शन क्या करता है, वो आपके इस कोड को सबसे पहले रिड्यूस करता है। तो मैं यहाँ पर एक काउंट का वेरिएबल ले लेता हूँ और कहता हूँ एरे चंक। इसमें सबसे पहले हमें उसका साइज बताना होता है, और फिर उसके बाद हमें बताना होता है कि कौन सा एरे है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले बताऊंगा ARR3 है हमारे पास, ये ARR3 है, उसका साइज हमें देना है 3, और प्रिजर्व कीज़ को ट्रू कर देते हैं ताकि वो उनकी कीज़ को प्रिजर्व करें, उसको इंडेक्स एरे में कन्वर्ट ना करें। सो ये अब हमारे पास काउंट बन गया। अब मैं इसको करता हूँ प्रिंट आर या बार डंप कर लेते हैं। तो ये करेगा क्या, बेसिकली हमें ये देखना है। वार डंप काउंट किया, रीलोड किया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं इसको थोड़ा सा इधर ले आता हूँ। तो उसने हमें देखिए 3-3 के एरे बना के दे दिए। ये देखिए ये एक 3 का एरे है, फिर दूसरा 3 का एरे है, फिर तीसरा 3 का एरे है। तो इस तरीके से उसने 18 रिजल्ट्स को 3-3 के एरेज में, चंक्स में कन्वर्ट कर दिया। सो इट मीन्स अब हम ये कर सकते हैं, यहाँ पर सिंपली हमें पहले 3 चाहिए थे, तो मैं लिख सकता हूँ फॉर ईच काउंट इनटू 0, जो भी 0th इंडेक्स है उसमें, और उसको एज सी वेरिएबल कर दो, और एको कर दो सी इंटू नेम, और डॉट BR। सेव किया इसको। सेव करने के बाद मैं इसको रन करता हूँ यहाँ पर। तो देखिए हमें वही रिजल्ट मिला, लेकिन हमारा जो लाइन ऑफ कोड है वो देखिए कितना रिड्यूस हो गया। एरे चंक्स की मदद से हमने एरे के चंक्स बना लिए, और जो 0th इंडेक्स वाला चेक था उसको हमने यहाँ पर डिस्प्ले कर लिया लूप के थ्रू। अब आप ये भी कह सकते हैं कि नॉर्मली हम इस तरीके से भी तो लिख सकते थे, ARR3 इंटू 0.0 नेम और .01 नेम, इस तरीके से भी तो हम लिख सकते हैं, लेकिन वो भी कॉम्प्लिकेटेड है। दैट इज़ मच सिंपलर, मच क्लीनर। अब आप चाहें तो यहाँ पर फॉर ईच को इस तरीके से एक और दफ़ा भी लिख सकते हैं, और इसमें 1 पास कर दे सकते हैं कि 1 पर जो भी वैल्यूज़ उसने सेव की हैं उसको फॉर ईच के लूप के थ्रू डिस्प्ले करो। तो अब 6 वैल्यूज़ यहाँ पर डिस्प्ले होंगी, फर्स्ट 3 एंड देन अगेन फर्स्ट सेकंड 3 वैल्यूज़। तो ये है हमारे पास एरे चंक का मेथड, जिसकी मदद से हम बहुत ही आसानी से एरेज को चंक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, और फिर जिस एरे इंडेक्स के चंक को हम डिस्प्ले करवाना चाहें लूप के थ्रू डिस्प्ले करा सकते हैं। तो एरे चंक्स के बाद जो एरे चंक फंक्शन के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन है वो है एरे फिल्टर। अब एरे फिल्टर हमें ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है ऑन द सर्टेन कंडीशन जो हम चेक करना चाह रहे हैं, जिस पर हम किसी एरे को फिल्टर करना चाह रहे हैं। मैं इस एग्जांपल के लिए ARR2 को यूज़ करूंगा। इसमें मैं ये चाहता हूं कि वो वाली वैल्यूज़ डिस्प्ले हों जो 5 से ग्रेटर हैं सिर्फ और सिर्फ। अब यहाँ पर रेंडमली वैल्यूज़ हो सकती हैं, जैसे 2 भी हो सकता है, 1 भी यहाँ पर हो सकता है, 6 भी हो सकता है, और अगेन 1 हो सकता है। तो ये केस हो सकता है। तो एरे फिल्टर क्या करता है कि हर वैल्यू को, इसमें हमें 3 पैरामीटर्स देने होते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। पहले सबसे हम न्यू एरे क्रिएट करते हैं, न्यू अंडरस्कोर एरे, फिर हम लिखते हैं एरे फिल्टर, और मैं यहाँ पर इस तरीके से लिखता हूँ। इसमें हमारे पास आर्ग्यूमेंट है पहला, कौन सा हमने एरे यूज़ करना है, तो मैं ARR2 कह दूंगा क्योंकि ARR2 ही है। उसके बाद यहाँ पर कॉल बैक फंक्शन है। अब कॉल बैक फंक्शन मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल में कि PHP 7 के अंदर 2-3 तरीके कॉल बैक फंक्शन क्रिएट करने के। पहला तरीका तो ये है कि आप इसको
यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट कर लें फंक्शन के साथ, दूसरा आप एक वेरिएबल के साथ एनोनिमस फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं, तीसरा आप यहाँ पर डायरेक्टली फंक्शन इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। अब इसमें पहला आर्गुमेंट है एरे का, एरे पास करना है, दूसरा आर्गुमेंट है कॉल बैक फंक्शन जो मैंने इस तरीके से लिख दिया। अब ये जो कॉल बैक फंक्शन है ये सिर्फ और सिर्फ इस एरे फिल्टर्स के लिए यूज़ होगा। अगर आप मल्टीपल जगह पर एरे फिल्टर यूज़ कर रहे हैं विद सेम फंक्शन तो उसके लिए आपके पास बेस्ट वे है, यहाँ पर आप कॉल बैक के नाम से इस फंक्शन को क्रिएट कर लें इस तरीके से, और इसको वैल, और यहाँ पर आप जो भी कंडीशन लगाना चाहें लगा लें, और यहाँ पर इस कॉल बैक फंक्शन को इस तरीके से कॉल कर लें। अब लास्ट इसका जो है वो है यूज़ कीज़। यूज़ कीज़ का मतलब है कि जब ARR2 के एरे की वैल्यू कॉल बैक फंक्शन को पास हो, यहाँ पर हो, तो वो की वैल्यू पेयर में हो या सिर्फ वैल्यू उसकी पास हो। तो हमारा कंसर्न सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज़ के साथ है, की के साथ नहीं है, तो इसको हम ख़त्म कर देंगे। मतलब बाय डिफ़ॉल्ट ये 0 होता है, इट मीन्स कि ये पास नहीं करेगा की को, सिर्फ और सिर्फ पास करेगा वैल्यू को। तो की वो इंडेक्स की भी हो सकती है और वो की जो है वो की वैल्यू पेयर की भी हो सकती है। तो ये मैंने सेव किया। अब मैं यहाँ पर करता हूँ var dump न्यू एरे। अब हम क्या करना चाह रहे हैं कि हम ये रिटर्न करना चाह रहे हैं कि वो यहाँ पर मैं लिखता हूँ रिटर्न वैल इज ग्रेटर देन 5। मैंने ये कहा था कि वो वैल्यू रिटर्न करो जो 5 से ग्रेटर है इस एरे के अंदर। तो यहाँ पर सिंपली मैंने लिख दिया रिटर्न वैल्यू ग्रेटर देन 5। अब वो ये चेक करेगा कि जो पहली वैल्यू इसको पास हुई है क्या वो 5 से ग्रेटर है। अगर तो ग्रेटर है तो ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर ट्रू रिटर्न होगा तो वो वैल्यू इस न्यू एरे को विद इट्स करस्पॉन्डिंग की यहाँ पर पास हो जाएगी। तो सेम इट विल वर्क लाइक दिस, हर एक वैल्यू पास होती जाएगी इस कॉल बैक को और वो चेक होती जाएगी, और जो जो वैल्यू ग्रेटर देन 5 होगी वो इस न्यू एरे के अंदर पास होती जाएगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हो, मैंने लिख दिया ऑलरेडी var dump न्यू एरे। तो मैं इसको अब रन करता हूँ यहाँ पर, तो रीलोड करूँगा तो यहाँ पर वो कह रहा है न्यू एरे एरे फिल्टर इज इक्वल टू, कह रहा है सिंटैक्स अनएक्सपेक्टेड ऑन लाइन नंबर 59। ये क्यों कह रहा है? न्यू ARR अगर करें, न्यू एरे पे कोई इशू है? सेव किया, इसको रीलोड किया, ओके सॉरी, ठीक है मैं समझ गया क्या मसला हुआ है। राइट, जब हम कॉल बैक फंक्शन को इस तरीके से क्रिएट करते हैं विद वेरिएबल नेम तो हमें यहाँ पर सेमीकोलन लगाना होता है, तो वो मैंने नहीं लगाया था इसलिए ये एरर आ रहा था। तो इसको रीलोड करते हैं, तो दिस टाइम श्योर इनफ 6 7 8 6 हमें रिटर्न हुआ, क्योंकि ये तमाम वैल्यूज़ जो हैं 6 7 8 और 6 ये ग्रेटर देन 5 हैं, तो इसने हमें न्यू एरे के अंदर वो तमाम वैल्यूज़ रिटर्न कर दी। तो इस तरीके से हम कोई सर्टन कंडीशन यहाँ पर लगाकर वैल्यूज़ को रिटर्न करा सकते हैं। लाइक ऑड नंबर अगर हम डिस्प्ले करवाना चाहें, इवन नंबर तो हम इसको मॉड्यूलस ले सकते हैं 2 से, तो अगर तो वो 0 रिटर्न होगा तो इट मीन्स वो ऑड है, सॉरी इवन है। अगर वो रिटर्न नहीं होगा तो वो ऑड है। मतलब अगर हम 4 यहाँ पर वैल्यू है वो 2 से डिवाइड करें तो उसका मॉडुलस 0 है, तो इट मीन 4 इज एन इवन नंबर। अगर 5 है, 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो इट विल रिटर्न 1, सो इट मीन्स वो जो है वो हमारे पास ऑड नंबर है। तो इस तरीके से हम इवन ऑड को भी इस कॉल बैक फंक्शन एरे फिल्टर के थ्रू एरेज को फिल्टर कर सकते हैं। ये आपका टास्क है कि आप हमें ऑड और इवन में कोड एक लिख के दिखाएं कि जिसमें ऑड और इवन वैल्यूज़ रिटर्न हो, और यहाँ पर ऑड एरे क्रिएट करें और इवन एरे, और फिर उसको var डंप करके चेक करेंगे कि आपको रिजल्ट सही मिल रहा है या नहीं। तो एरे फिल्टर के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है एरे मैप। अब एरे फिल्टर और एरे मैप में काम दोनों का सेम है, कंडीशंस हम लगाते हैं, लेकिन इनमें फ़र्क ये है कि एरे मैप के अंदर हम वैल्यू रिटर्न करते हैं जबकि इसके अंदर ट्रू एंड फॉल्स ये रिटर्न करता है। तो सिर्फ फ़र्क ये है कि एरे मैप की मदद से हम कोई भी इन पर फंक्शन अप्लाई करके उसकी वैल्यू को रिटर्न करते हैं, जबकि एरे फिल्टर में हम ट्रू या फॉल्स रिटर्न करते हैं। तो अगर यही काम मैं एरे मैप के थ्रू करूँगा क्या होगा? अगर यहाँ पर मैं एरे मैप लिख के इसको ARR2 पास कर देता हूँ और साथ में मैं उसको एरे पास, अब इसमें एरे मैप में आई थिंक हमें थोड़ा सा डिफरेंट लिखना पड़ता है। इसमें हमारे पास वैल्यू सिर्फ पास होती है एरे मैप के अंदर। यहाँ पर इसको हम पास करते हैं, सबसे पहले कॉल बैक फंक्शन पास करते हैं। इसमें पहले हम कॉल बैक फंक्शन पास करते हैं, फिर उसकी एरे की वैल्यूज़ एरे पास करते हैं। तो इस तरीके से इसमें ये डिफरेंस है।
तो इसको ARR3 हम पास कर देते हैं, राइट। ARR3 या AR2 है, ARR2 है। तो मैंने इसको कॉल बैक फंक्शन दे दिया। तो अब मैं अगर इसको रन करता हूं तो व्हाट डू यू थिंक व्हाट विल बी द आउटपुट। रन करते हैं तो देखिए उसने हमें बूलियन फॉल्स 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 और ट्रू 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 फॉल्स इस तरीके से रिटर्न किया। मतलब यहाँ पर उसने ट्रू फॉल्स रिटर्न करना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से आप इसको वैल्यू रिटर्न करनी होगी। तो इसको इस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि जो भी एरे के अंदर वैल्यू है वो 2 से मल्टीप्लाई होकर रिटर्न हो, तो यहाँ पर मैं वैल मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा। तो सिंपली ये अब हमें वो मल्टीप्लाई करके वैल्यू रिटर्न करेगा। सो फर्स्ट जो वैल्यू थी वो थी 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12 एंड दिस ऑन सो फोर्थ। ये उन तमाम वैल्यूज़ को एरे मैप के थ्रू हम कोई भी प्रोसेस कर सकते हैं। उन वैल्यूज़ पर वन बाय वन जो भी वैल्यूज़ को पास कर सकते हैं, कर रहे हैं। आप इस पर कोई फार्मूला अप्लाई कर रहे हो कि कोई वैल्यू रिटर्न करो और वो चेक करे कि अगर वो वैल्यू ये है तो ये रिटर्न करो, ये है तो ये रिटर्न करो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इसको मैप को इस तरीके से भी यूज़ कर सकता हूँ कि इफ़ वैल इज़ ग्रेटर देन 5 रिटर्न वैल। सिंपल मैंने ये लिखा। अब इसका रिजल्ट भी वही होगा जो एरे फिल्टर का रिजल्ट है। मतलब वो चेक करेगा कि क्या ये वैल्यू 5 से ग्रेटर है। अगर तो वो ग्रेटर है तो उसको रिटर्न कर देगा, अगर वो ग्रेटर नहीं है तो उसको रिटर्न कुछ भी नहीं करेगा। तो इसको रन करते हैं तो देखिए उसने हमें यहाँ पर नल 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 और यहाँ पर फिर उन वैल्यूज़ को रिटर्न किया। तो ये इस तरीके से काम करता है। ये तमाम की तमाम वैल्यूज़ पर फंक्शन जो है वो अप्लाई होता है, तमाम वैल्यूज़ पर। इसमें फिल्ट्रेशन नहीं होती। तो ये डिफरेंस है एरे मैप और एरे फिल्टर्स का। अब नेक्स्ट जो हमारे पास एरे का फंक्शन है वो है एरे वॉक। अब एरे वॉक भी सेम लाइक एरे मैप की तरह काम करता है, लेकिन फ़र्क ये है कि एरे वॉक जो होता है ये रिटर्न नहीं करता वैल्यू, ये एको करता है उस वैल्यू को। जो भी आप फंक्शन परफॉर्म करना चाह रहे हैं किसी भी एरे पर, तो ये उसको रिटर्न नहीं करता कॉल बैक फंक्शन में, बल्कि उसको एको करता है, रिटर्न नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर मैं लिखता हूँ एरे वॉक एरे मैप की जगह पे, तो काम इसका भी वही है जो हमने एरे मैप में देखा कि इसमें आप सबसे पहले एरे वॉक के अंदर आप पास करते हैं उसके एरे को और फिर उसके बाद उसके कॉल बैक फंक्शन को पास करते हैं। सो यहाँ पर इनपुट है और यहाँ पर आप एंड साइन देख रहे हैं कि एंड साइन देने का मकसद ये है कि ये आप इसको रेफरेंस के तौर पर भी पास कर सकते हैं। तो यहाँ पर दूसरा उसका फंक्शन नेम है और तीसरा उसका यूज़र डाटा है, जो भी यूज़र डाटा आप उसको पास करना चाहें। तो यहाँ पर मैं सिंपली 2 वैल्यूज़ पास करूँगा। ये देखिए मैं यहाँ पर इनपुट के तौर पर ARR इसको पास कर रहा हूँ, ARR2, और फंक्शन नेम में मैं इसको पास कर रहा हूँ कॉल बैक। ठीक हो गया। अब मैंने जो बात की है कि ये एरे वॉक रिटर्न नहीं करता वैल्यू, तो इट मीन्स अगर यहाँ पर वैल्यू इज ग्रेटर देन 5 में लिखा है तो मुझे एको वैल्यू लिखना पड़ेगा, ना कि रिटर्न वैल्यू। इसको सेव करते हैं। अब ये चूंकि हम इसको वैल्यू में सेव नहीं कर सकते तो हम इसको इस तरीके से कर लेते हैं और यहाँ पर इसको ख़त्म कर देते हैं। अब मैं इसको रन करूँगा, बल्कि यहाँ पर मैं BR भी लगा देता हूँ। अब मैं इसको रीलोड करता हूँ तो देखिए 6786 उसने हमें रिटर्न कर दिया, एको कर दिया। तो आप कह रहे होंगे कि भाई फिर एरे मैप या एरे फिल्टर में और एरे कॉल वॉक में क्या फ़र्क है। एरे वॉक में और एरे फिल्टर में फ़र्क मेन ये है कि एरे फिल्टर आपको वैल्यू रिटर्न करता है जिसको आप फ्यूचर में किसी और जगह पर अप्लाई कर सकते हैं, जबकि एरे वॉक की सूरत में वो वैल्यू एको करता है, रिटर्न नहीं करता। तो आप उसको किसी दूसरी जगह पर यूज़ नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ उसी जगह पर यूज़ कर सकते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि भाई फिर हमें इसका फ़ायदा क्या है। इसका फ़ायदा सिर्फ ये है कि आप इस कॉल बैक फंक्शन को मुख्तलिफ एरेज पर जब फाइनल अप्लाई करना चाह रहे हैं, कि रिज़ल्ट हासिल करना चाह रहे हैं, तो उस वक्त आप एरे वॉक यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि कोई वैल्यू प्रोसेस होने के बाद जो हमें रिटर्न हो उस पर कोई और प्रोसेस हमने करना है, देन यू हैव टू यूज़ एरे फिल्टर, ताकि वो हमें 6786 रिटर्न करे और हम उस पर कोई और फंक्शन परफॉर्म करना चाहें तो वो परफॉर्म कर सकते हैं। बट इन द केस ऑफ एरे वॉक, जब हम उसको एरे वॉक को पास करते हैं वैल्यूज़, तो वो उसको रिटर्न नहीं करता, बल्कि वहीं पर आप जो भी उस पर प्रोसेस करना चाहें, मल्टीप्लाई करना चाहें, जैसे मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूँ तो मैं सिंपली एको कर सकता हूँ, एको वैल मल्टीप्लाई बाय 2 डॉट
BR। तो मैं इसको इस तरीके से रन कर सकता हूँ और ये हर वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करके एको कर देगा एंड दैट्स इट। ये है हमारे पास एरे वॉक का फंक्शन। इसमें पहले हम एरे पास करते हैं, फिर कॉल बैक फंक्शन पास करते हैं। तो ये हमें कोई मतलब बेसिकली तो ये रिटर्न जो करता है वो बूलियन ही वैल्यू होती है, ट्रू मतलब उसने प्रोसेस कर दिया या नहीं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ एक टी वेरिएबल लेता हूँ और मैं वार डंप टी करता हूँ तो हमें क्या रिटर्न होगा। देखिए मैं इसको रीलोड करता हूँ तो हमें उसने सिंपली ट्रू रिजल्ट रिटर्न कर दिया कि एट द एंड जो प्रोसेस हम करना चाह रहे थे वो ट्रू है और हमारा सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। तो बेसिकली ये ट्रू है या फॉल्स वैल्यू रिटर्न करता है। तो ये है बेसिक एरे का मतलब एरे वॉक का फंक्शन और इस तरीके से हम एरे वॉक को यूज़ कर सकते हैं अपने किसी भी PHP के प्रोजेक्ट के अंदर। तो एरे वॉक के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है एरे सर्च। तो एरे सर्च की मदद से हम किसी भी एरे के अंदर मौजूद किसी भी वैल्यू को सर्च कर सकते हैं। तो मैं इसी एग्जांपल को लेता हूँ ARR2 की एग्जांपल को। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एरे सर्च। तो एरे सर्च में हमें सबसे पहले नीडल देनी होती है कि इस नीडल किस नंबर को हम फाइंड करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस AR2 के अंदर देखना चाह रहा हूँ 5 को और यहाँ पर मैं ARR2 पास कर देता हूँ। स्ट्रिक्ट को फिलहाल हम फॉल्स रहने देते हैं और यहाँ पर मैं वैल्यू ले लेता हूँ न्यू ARR और इसको मैं बार डंप करता हूँ न्यू ARR को न्यू ARR। अब मैं जब इसको रन करूंगा तो ये इस एरे के अंदर ट्राई करेगा फाइंड करने की वैल्यू। तो यहां पर उसने हमें बताया कि 2 इंडेक्स पर हमारे पास ये 5 वैल्यू मौजूद है। तो आप यहां पर देख सकते हैं 0, 1 और 2 इंडेक्स पर हमारे पास ये वैल्यू मौजूद है। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर 6 यहाँ पर भी मौजूद है और 6 यहाँ पर भी। सो इट मीन्स अगर यहाँ पर मैं 6 लिखूँ और इसको सर्च करने की कोशिश करूँ तो हमें क्या रिटर्न होगा। मैं इसको थोड़ा सा इधर और कर लेता हूँ ताकि ये क्लीन नज़र आए। तो रीलोड करते हैं तो देखिए उसने मुझे बताया कि 3 नंबर मतलब जैसे ही 0, 1, 2, 3 फर्स्ट अक्रेंस उसको सर्च हुई उसने दूसरी अक्रेंस को सर्च नहीं किया और हमें रिटर्न कर दिया रिजल्ट के भाई 6 इसमें 3 नंबर जो इंडेक्स है उस पर एग्जिस्ट करता है। तो इसी तरीके से अगर हमें ये वाली वैल्यूज़ को फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक और वैल्यू ऐड करता हूँ कंट्री पाकिस्तान। अब देखें अब बाकियों के साथ कंट्री जो की है वो मौजूद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट अपीयरेंस के साथ फर्स्ट एरे के साथ ही मौजूद है। तो मैं यहाँ पर अगर लूप लगा रहा हूँ और मैं कंट्री को डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ कि किस किस कंट्री किसके साथ कंट्री मौजूद है पाकिस्तान वो डिस्प्ले करे जिसके साथ पाकिस्तान है। तो मैं यहाँ पर इसको भी दे देता हूँ अदनान को भी कंट्री पाकिस्तान असाइन कर देता हूँ। अब जहन में आपने ये रखना है कि ये जो हैं वैल्यूज़ ये सिर्फ और सिर्फ 2 एरेज को हैं। एक एरे ये है पहला और एक आखिरी। सो फॉर ईच लूप लगाता हूँ ARR3 एज ARR और यहाँ पर मैं लिखता हूँ एको ARR इंटू कंट्री। अब इस सिचुएशन में क्या होगा कि हमें एरर मिलेगा। BR टैग लगा दिया, मैं रीलोड करता हूँ तो देखिए पहले उसने पाकिस्तान डिस्प्ले कराया फिर उसने कहा जी अनडिफाइंड इंडेक्स कंट्री। तो यहाँ पर उसने एरर देते देते जब एंड पे आया तो आखिरी पे भी उसने पाकिस्तान डिस्प्ले कर दिया। सो इट मीन्स हमारा कोड तो ठीक काम कर रहा है। यहाँ पर मैं अगर ARR इंटू नेम को डिस्प्ले करवा लेता हूँ इस तरीके से और डॉट कॉन्केटिनेट करके मैं यहाँ पर कॉलन लगा देता हूँ इस तरीके से। तो अब ये नेम और कंट्री उसका डिस्प्ले करेगा। तो रीलोड करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इमरान के साथ पाकिस्तान आया, कमरान के साथ पाकिस्तान नहीं आया, लेकिन उसने साथ साथ हमें एरर भी देने शुरू कर दिए। तो हम क्या कर सकते हैं, इसका एक तरीका तो एरे की एग्जिस्ट भी है हमारे पास कि वो की एग्जिस्ट करती है या नहीं, वो एक अलग फंक्शन है। तो यहाँ पर हम सर्च कर सकते हैं कि उस इंडेक्स में अगर तो एरे एग्जिस्ट करता है कि इफ़ ट्रू रिटर्न करेगा एरे सर्च और यहाँ पर हम कंट्री नेम मतलब जो भी कंट्री नेम लिखना चाह रहे हैं पाकिस्तान
हम उनको डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं जिनके साथ साथ पाकिस्तान है, डिस्प्ले हो रहा है। सो एरे सर्च पाकिस्तान और यहाँ पर हम पास कर देंगे ARR को। सो अगर तो वो एग्जिस्ट करता है तो उसको वो डिस्प्ले कर दे, ठीक है। अदरवाइज वो सिंपली कुछ भी ना करे, कुछ भी डिस्प्ले ना करे, एल्स वो बल्कि एल्स पे हम ब्रेक लगाएंगे तो वो पहले भी ब्रेक हो जाएगा। हम इस पर कंप्लीट लूप लगाना चाह रहे हैं। तो अब मैं जब इसको रीलोड करूँगा तो देखिए इमरान और अदनान दोनों में कंट्री पाकिस्तान मौजूद था, तो उसने उनको डिस्प्ले करा दिया। अब सपोज़ किया अदनान यहाँ पर कामरान सिटी कराची है, तो ये जो हमारे पास कामरान है इनका कंट्री हम सिलेक्ट कर देते हैं USA, ठीक हो गया। तो अब ये इस USA को भी सर्च नहीं करेगा क्योंकि हमने इसको स्ट्रिक्ट किया हुआ है कि एरे सर्च करे सिर्फ और सिर्फ वो वाली जिसमें पाकिस्तान है। अगर मैं यहाँ पर USA अब कर देता हूँ, मेक श्योर कीजिएगा नेम स्पेलिंग सेम हो। अगर आपको श्योर नहीं है तो आप क्या करेंगे वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ। तो इस सूरत में हमें एक ही वैल्यू रिटर्न होगी और वो होगी कामरान USA, जो कि ये वाली है, ठीक है। अब आपको नहीं पता कि जो रिटर्न हो रही है वो स्मॉल लेटर में या कैपिटल में, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं STR टू लोअर, इसको USA को STR टू लोअर में कर लो, और या फिर आप सिंपली ये कर सकते हो कि इसको USA को लोअर में लिख दो इस तरीके से, और इस फंक्शन को STR टू लोअर कर दो ARR। यहाँ पर हमें नहीं, लोअर तो नहीं कर सकते क्योंकि प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि हमें तो पता ही नहीं है कि वो वैल्यू उसके एरे के कौन से इंडेक्स में है, तो वो एक्सिस्ट करती भी है। तो इसलिए हमें यहाँ पर सेम मतलब लेटर में हमें पता होना चाहिए कि वो जो सर्च कर रहे हैं वो किस फॉर्मेट में है, कैपिटल में या स्मॉल लेटर में, तो ये ज़रूरी है। तो इस तरीके से हम सर्च कर सकते हैं। अब इसका एक तीसरा पैरामीटर भी था, वो था यहाँ पर अगर मैं लिखूँ एरे सर्च, तो इसका तीसरा था स्ट्रिक्ट, मतलब ये ट्रू या फॉल्स हो। तो स्ट्रिक्ट की सूरत में वो बाकायदा उसकी डाटा टाइप भी चेक करेगा कि वो मैच करती है या नहीं। तो इसको मैं कुछ इस तरीके से एग्जांपल दूं। मैं यहाँ पर नीडल में लिखता हूँ 5 और वो 5 मैं इस तरीके से लिखता हूँ, और ARR2 में सर्च करता हूँ इसको ARR2 में, और स्ट्रिक्ट को मैं कर देता हूँ ट्रू, और यहाँ पर न्यू ARR में ले लेता हूँ। अब मैं वार डंप करता हूँ न्यू अंडरस्कोर ARR। अब अगर आप देखें तो 5 जो है वो एग्जिस्ट करता है यहाँ पर, लेकिन इसकी डाटा टाइप यहाँ पर इंटीजर है और यहाँ पर स्ट्रिंग है। सेव किया, इसको रीलोड किया और स्ट्रिक्ट मैंने ट्रू किया हुआ है, तो इसने मैं फॉल्स रिटर्न किया। अगर मैं स्ट्रिक्ट फॉल्स कर दूं या कोई भी ना दूं तो क्या होगा, तो इसने हमें बताया कि 2 इंडेक्स पर 0 1 2 इंडेक्स पर 5 एग्जिस्ट करता है। तो ये बेसिकली एरे सर्च के दो फंक्शन है। स्ट्रिक्ट को बाय डिफ़ॉल्ट ये फॉल्स होता है तो इसको देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप इस तरीके से कह रहे हैं कि उसको वही 5 रिटर्न करे जो यहाँ पर इस सूरत में है, ये देखिए ये हमारे पास 2 5 हैं, एक 5 इन स्ट्रिंग है और एक 5 इंटीजर है। तो इस सूरत में मैं कहता हूँ वो 5 करो जो कि स्ट्रिंग है, तो मैं इसको ट्रू कर दूंगा। तो अब वो बताएगा कि लास्ट जो भी इंडेक्स है 10 नंबर इंडेक्स उस पर 5 एग्जिस्ट करता है। तो ये है हमारे पास एरे सर्च। इसके बाद एरे सर्च के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है एरे रैंडम। सो एरे रैंडम क्या करता है कि रैंडमली वैल्यूज़ को पिक करता है फ्रॉम द एरे यू स्पेसिफाई। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ARR2 है, तो इसमें से मैं रैंडमली कोई वैल्यू यहाँ पर शो करना चाह रहा हूँ, तो मैं लिखूँगा इसके लिए मैं सबसे पहले तो एक न्यू एरे ले लेता हूँ। इसी तरीके से ARR इज इक्वल टू एरे रैंड लिखता हूँ। तो सबसे पहले हमें पास करना है वो एरे, सो हम क्या देते हैं ARR2, फिर नंबर रिक्वायर्ड, कितने नंबर ऑफ एरेज आप रिटर्न करना चाह रहे हैं। तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट इसमें कुछ भी नहीं देता, ऐसे सेव कर देता हूँ इसको, मुझे नहीं पता कितने, एक ही इस सूरत में रिटर्न करेगा। तो इसको वार डंप करके जब हम रीलोड करेंगे तो देखिए उसने 2 रिटर्न किया, तो उसने ये वाला 2 रिटर्न किया। मैं इसको दोबारा रन करता हूँ, 4 रिटर्न किया, दोबारा रिटर्न करता हूँ, 6 रिटर्न किया। अगर मैं यहाँ पर क्या देता हूँ मुझे 2 रैंडम वैल्यूज़ चाहिए या 5 रैंडम वैल्यू चाहिए या 10 रैंडम वैल्यूज़ चाहिए, जो भी, तो वो यहाँ पर मैं मेंशन कर सकता हूँ। तो इसको सेव किया, अब मैं इसको रीलोड करता हूँ, तो ये हमें एरे रिटर्न करेगा और उसमें कोई सी भी 2 रैंडम वैल्यू वो उठाकर हमें रिटर्न कर देगा।
तो ये एरे रेंड का फंक्शन है। तो इसकी मदद से आप कलर्स वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पर स्टाइल को यूज़ कर रहा हूँ कि यहाँ पर हमारे पास कुछ कलर्स हैं, जैसे रेड है, ग्रीन है, ब्लू है, येलो है, ठीक है, ये कुछ कलर्स हैं। तो यहाँ पर मैं एक फंक्शन लिखा जिसने हमें न्यू कलर दे दिया, न्यू कलर। यहाँ पर मैं फिर एको करता हूँ पी टैग के अंदर। अब मैं यहाँ पर वो भी यूज़ कर सकता हूँ जिसको कहते हैं हेयर डॉक और नो डॉक, लेकिन चलिए उसको अभी रहने देते हैं। मैं यहाँ पर एक पी टैग लिख लेता हूँ और इसके अंदर यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्टाइल इज इक्वल टू कलर और यहाँ पर न्यू कलर लिख देता हूँ इस तरीके से। और यहाँ पर एवरी टाइम यू मे गॉट न्यू कलर, तो ये हमने एक कोड लिख दिया। तो एरे रेंड क्या करेगा, न्यू रेंडमली कलर को उठा के हमें रिटर्न करेगा। सो एवरी टाइम इसने यहाँ पर न्यू कलर, इसको हमें इस तरीके से न्यू कलर रिटर्न करना है। ये एक मिनट, इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देखते हैं ये न्यू कलर क्यों नहीं रिटर्न कर रहा। यहाँ पर पी टैग के अंदर कलर है प्रॉपर्टी। सो कलर जो है वो हमें रिटर्न कर रहा है 3। ओके, ये हमारे पास 0 1 0 1 2 3 है। अच्छा सॉरी, ठीक है, वो उसका हमें की रिटर्न कर रहा है। ओके, माय मिस्टेक, ये हमें की रिटर्न करेगा। सो इसका मतलब है कि मुझे यहाँ पर ARR2 लिख के इस तरीके से इसको लिखना होगा, तो तब हम उस कलर को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मैं अभी इसको अप्लाई करके दिखाता हूँ। ये कह रहा है अनएक्सपेक्टेड ARR2 न्यू कलर एक्सपेक्टिंग। अच्छा, यहाँ पर इसको एक और काम कर देते हैं, हम यहाँ पर इसको क्लोज कर देते हैं इस तरीके से, और यहाँ पर इसको इस तरीके से क्लोज करके हम ARR2 इंटू न्यू कलर को सेपरेट कर देते हैं। तो आई एम श्योर अब ये सेपरेट हो चुका है डॉट के साथ, और यहाँ पर ये सेपरेट हो चुका है। ठीक है, सेव करते हैं, इसको रीलोड करते हैं। सो यहाँ पर अब उसने कलर येलो, इसको डिस्प्ले क्यों नहीं किया इसने, कलर यहाँ पर येलो तो आ गया है। ओ सॉरी, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पर कलर येलो। अच्छा, यहाँ पर मुझसे मिस्टेक हुई है कि ये वाला हमारा पी टैग यहाँ पर क्लोज हो रहा है और इसको मैंने यहाँ पर क्लोज कर दिया है यहाँ पर, और ये हम इसको सिंगल कोट ले रहे हैं, तो ये सिंगल कोट यहाँ पर क्लोज हो रहा है। ठीक है, अब मैं इसको सेव करता हूँ और रीलोड करता हूँ। तो अब ये हमारे पास सही रेड कलर आ गया, रिटर्न हो गया। सो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, तो ये देखिए कलर रेड यहाँ पर आ गया। अब मैं अगर इसको रीलोड करूँगा तो ये रेंडमली हमें डिफरेंट कलर हर दफ़ा रिटर्न करेगा। तो देखिए इस दफ़ा इसने हमें येलो रिटर्न किया, फिर अगर मैं इसको रन करता हूँ तो मे बी ये गेन येलो या रेड, मतलब रेंडमली ये हमें रिटर्न करेगा कोई सा भी कलर। तो एरे रेंड की मदद से हम रेंडम की जो है वो उसकी जो हमें रिटर्न होती है वो रेंडम की होती है या फिर कीज़ होती हैं। ये ध्यान में रखना, मुझे मिस्टेक थी, मैं वैल्यू कह रहा था, वो वैल्यू नहीं होती बल्कि वो रेंडम कीज़ हमें रिटर्न करता है, और फिर उन रेंडम कीज़ को हम यहाँ पर डिस्प्ले करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। तो ये है हमारे पास एरे रेंड का फंक्शन। तो एरे रेंड के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन है वो दोनों ऑलमोस्ट उनका पर्पस सेम है, मतलब सेम कैटेगरी में आते हैं, एरे पॉप एंड एरे पुश। सो एरे पॉप, और सबसे पहले हम एरे पॉप को देखते हैं कि एरे पॉप क्या करता है। सो एरे पॉप की मदद से हम क्या कर सकते हैं, वी पॉप द एलिमेंट ऑफ द एंड ऑफ एरे, मतलब जो भी लास्ट एरे होगा, एरे में जो लास्ट वैल्यू होगी उसको वो रिमूव कर देगा, इन अदर वर्ड।
फॉर एग्जांपल ARR2 की एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर ARR न्यू एरे में लिखता हूँ एरे पॉप, तो वो हमें पास करना है ARR2। और यहाँ पर अब हम वार डंप यूज करेंगे न्यू ARR, यहाँ मैं इसको न्यू ARR कह देता हूँ, एरे पॉप में यूज कर रहा हूँ। तो एरे पॉप क्या करता है, जो लास्ट एरे है, एरे की जो लास्ट वैल्यू है उसको यहाँ पर शो कर देता है, रिटर्न कर देता है। सो जो भी लास्ट वैल्यू होगी, येलो है, अगर यहाँ पर मैं इसको पर्पल दे देता हूँ तो इसकी जो लास्ट जो भी वैल्यू होगी वो इस न्यू एरे में पॉप कर देगा फ्रॉम द एरे यू गिवन। ठीक हो गया, पर्पल। अब मैं इस ARR2 को वार डंप करता हूं साथ में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये ध्यान में रखने वाली चीज़ है। मैंने क्या किया, मैं अब इस एरे2 को भी ARR2 को भी पॉप कर डिस्प्ले कर रहा हूँ। तो आप नोट कीजिएगा, ओरिजिनल एरे में से उसने उस पर्पल को रिमूव करके न्यू ARR के अंदर एज अ स्ट्रिंग पास कर दिया और ओरिजिनल एरे में से उसको ख़त्म कर दिया। अब ओरिजिनल एरे में रेड ग्रीन ब्लू येलो है। मैं इसको यहाँ पर पहले वार डंप करता हूँ एक्सप्लेन करने के लिए ARR2। अब आप देखेंगे कि पहले एरे में क्या है और एरे पॉप रन करने के बाद क्या हुआ। पहले हमारे पास साइज 5 था, 5 लेंथ थी, दूसरी दफ़ा साइज 4 हो गया, तीसरी में हमारे पास उसने जो पॉप किया उसको न्यू ARR में सेव कर दिया। तो एरे पॉप का मतलब होता है जो भी लास्ट वैल्यू है एरे की उसको पॉप कर दो इसके न्यू ARR के अंदर। अगर यही काम हम करें ARR3 के साथ तो क्या होगा, यहाँ भी मैं ARR3 दे देता हूँ। तो रन करते हैं इसको। अब ARR3 को मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ARR3 के अंदर यहाँ पर साइज 18 है और उसके बाद यहाँ पर साइज हो गया 17, मतलब एक एरे यहाँ से रिमूव हो चुका है। और जो हमारे पास लास्ट न्यू ARR के नाम से वेरिएबल था उसके अंदर हमारे पास ये एरे पास हो चुकी है, लास्ट वाली जो कि है अदनान कराची पाकिस्तान, और ये वाली वो वैल्यू है। तो ये है मकसद एरे पॉप का। तो जिस तरीके से हमारे पास एरे पॉप है उसी तरीके से हमारे पास एरे पुश भी है। एरे पॉप लास्ट एरे को लेके बाहर दूसरे वेरिएबल में सेव कर देता है, जबकि हम न्यू एरे को अगर पुश करना चाहें एरे के अंदर तो हम पुश कर सकते हैं यूजिंग एरे पुश। अब देखिए मैं यहाँ पर एक और काम करने जा रहा हूँ, मैं ये करने जा रहा हूँ एरे पुश, और यहाँ पर मैं इसको ARR3 पास कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं न्यू ARR पास कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं दोबारा से ARR3 को डिस्प्ले कर। अब क्या होगा, यहाँ पर मैं अगेन वार डंप ARR3 को मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ। अब होगा क्या, पहले वार डंप में हमें एरे 3 की जो भी वैल्यूज हैं डिफ़ॉल्ट वो शो होंगी। एरे पॉप में वो लास्ट वैल्यू को न्यू ARR में मूव करके ओरिजिनल ARR3 से रिमूव कर देगा। तो जब ये वाला वार डंप डिस्प्ले होगा तो उसमें वो वैल्यू लास्ट वाली ये वाली वैल्यू नहीं होगी। फिर मैंने लिखा एरे पुश ARR3 न्यू ARR, तो ये वाली जो न्यू ARR की वैल्यू थी ये दोबारा उस ARR3 के अंदर पुश हो जाएगी और लास्ट में हमारे पास फिर वही एरे जो ओरिजिनल एरे है वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो पुश का मतलब है कि किसी भी वैल्यू को आप एट द एंड उस एरे के एंड पे पुश कर सकते हैं। तो इसको सेव करता हूँ। तो मैं अब इसको थोड़ा सा जूम इन इस तरीके से कर लेता हूँ ताकि थोड़ा आपको क्लियर नज़र आए। इसको मैं यहाँ पर ले आता हूँ, इसको आप इग्नोर कीजिएगा अभी। तो इसको मैं रीलोड करता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले कितनी लेंथ थी, 18 लेंथ। तो ये वाली जो वार डंप है इसने 18 लेंथ डिस्प्ले कर दी। इसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो एरे पॉप के बाद हमारे पास उसकी लेंथ हो गई 17, मतलब उस एरे पॉप की मदद से अब जब वार डंप ARR3 किया तो लेंथ कितनी होगी, साइज उसका 17 हो गया, मतलब एक उसमें एरे जो है वो रिमूव हो चुका है। फिर उसके बाद नीचे फर्दर स्क्रॉल डाउन किया तो दोबारा से उसकी लेंथ 18 हो गई क्योंकि हमने उस न्यू ARR को दोबारा से पुश कर दिया यूजिंग एरे पुश, और वो उसके एंड पर उसको पुश कर देता है वैल्यू को जो भी आपने वैल्यू उसके अंदर सेव की है।
तो ये है हमारे पास एरे पॉप और एरे पुश के फंक्शन जो कि आलमोस्ट सेम है, एक वैल्यू को रिमूव करने के लिए और एक वैल्यू को पुश करने के लिए। इसी तरीके से PHP 7 के अंदर हमारे पास स्प्रेड ऑपरेटर भी इंट्रोड्यूस करवाया गया है, जिसमें हम एग्जिस्टिंग एरे को स्प्रेड करके उसके अंदर फिर न्यू वैल्यूज़ को आसानी के साथ पुश कर सकते हैं। तो वो भी एक तरीका है, वो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो इसमें मैं उसको एक्सप्लेन करना ज़रूरी नहीं समझता। आप मेरे इस वीडियो सीरीज़ के जो प्ले लिस्ट है उसमें उसको देख लीजिएगा, स्प्रेड ऑपरेटर इन PHP 7। तो इसके बाद जो हमारे पास फंक्शन है वो है लिस्ट और ईच। ये ऑलमोस्ट आइडेंटिकली हैं, सेम है, तो इसलिए मैंने इनको भी इकट्ठा ही लिखा है। लिस्ट के मतलब मदद से हम जो भी वैल्यूज़ हैं, जो भी एरेज के अंदर वैल्यूज़ हैं, उनको सेपरेट इंडिविजुअल वेरिएबल्स में सेव कर सकते हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर सबसे पहले लिस्ट को एक्सप्लेन करना चाहूँगा। मैं लिखूँगा लिस्ट और यहाँ पर मैं लिखता हूँ रेड, ग्रीन, ब्लू, 3 मैंने वैल्यूज़ लिखी और अब मैं इसको इक्वल करता हूँ ARR2 के। अब होगा क्या कि जो पहली 3 वैल्यूज़ हैं रेड, ग्रीन, ब्लू, वो इन 3 वेरिएबल्स में सेव हो जाएंगी। तो मैं यहाँ पर लिस्ट के अंदर अब मैं यहाँ पर करता हूँ एको रेड डॉट ग्रीन डॉट ब्लू, इनको डबल कोट्स में मैं लिख लेता हूँ और साथ में BR टैग लगा देता हूँ। इस तरीके से एको कर लेते हैं, सॉरी BR, सेव किया इसको। अब वो क्या करेगा कि हर वैल्यू को ARR2 की पहली जो 3 वैल्यू है रेड, ग्रीन और ब्लू, वो इन कंसेक्टिव वैल्यू को असाइन कर देगा। तो हमारे पास बाकी कितनी बची हैं, येलो और पर्पल। अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि सिर्फ येलो और पर्पल को एक्सट्रैक्ट करूँ तो कैसे करूँगा, तो इसके लिए मुझे 2 लगाने पड़ेंगे एम्प्टी कॉमास। इस तरीके से ये 2 कॉमास लगाए, उसके बाद मैं लिखता हूँ इसमें रेड आ जाएगा, इसमें ग्रीन, इसमें ब्लू, और अब 3 कॉमा लगाने के बाद मैं लिखता हूँ कौन कौन से हैं, येलो और पर्पल। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ येलो कामा पर्पल, कुछ इस तरीके से मैं लिखूंगा। अब यहाँ पर मैं इसको डिस्प्ले कर सकता हूँ येलो और पर्पल, इस तरीके से। तो येलो पर्पल को अब वो डिस्प्ले करेगा। यहाँ पर रीलोड करता हूँ तो सिर्फ येलो और पर्पल को उसने डिस्प्ले किया। पहले 3 कॉमास की वजह से उसने तीनों को स्किप कर दिया, पहले ये जो 3 थे इसको उसने स्किप कर दिया। तो इस तरीके से हम जो है वो लिस्ट, आप कह सकते हैं कंस्ट्रक्टर को यूज़ करते हुए किसी भी एरेज के अंदर से वैल्यूज़ को सेपरेट इंडिविजुअल वैल्यूज़ में सेव कर सकते हैं। ये मोस्टली हम जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क्स में भी देखते रहे कि हम उसमें स्प्रेड ऑपरेटर या स्प्रेड सिंटैक्स के साथ हम उन वैल्यूज़ को किसी भी एरेज के अंदर, अगर हमारे पास वैल्यूज़ हैं तो हम उनको सेव कर सकते हैं यहाँ पर सेपरेट वेरिएबल्स के अंदर। तो लिस्ट जो कंस्ट्रक्टर है उसकी मदद से ये काम हम आसानी के साथ कर सकते हैं। सो दैट इज़ द सिंपल यूज़ केस ऑफ यूजिंग लिस्ट। अब अगर यहाँ पर मैं येलो और पर्पल को बगैर डबल कॉमास के लिखूंगा तो इट डजंट मीन कि वो येलो और पर्पल कलर को जाके उठाएगा, वो रेड और ग्रीन को डिस्प्ले करेगा। पहले 2 रेड एंड ग्रीन, अगर मैं यहाँ पर 1 कॉमा लगाऊंगा तो वो पहले वाले को रेड को स्किप कर देगा, ब्लू, ग्रीन और ब्लू को डिस्प्ले करेगा, सॉरी ग्रीन और ब्लू को डिस्प्ले करेगा। अगर मैं एक और कॉमा लगा देता हूँ तो पहले 2 को वो स्किप कर देगा, मतलब रेड और ग्रीन को डिस्प्ले करके ब्लू येलो को डिस्प्ले करेगा। तो इस तरीके से ये लिस्ट जो है ये काम करता है कंस्ट्रक्टर, और हमें वैल्यूज़ को सेपरेट वेरिएबल्स के अंदर सेव करने में हेल्प करता है। तो लास्ट इसमें जो है वो हमारे पास है ईच फंक्शन। अब मैं जो PHP का वर्जन यूज़ कर रहा हूँ वो है 7.4.4। तो ये जो ईच फंक्शन है ये 7.2 से लेकर 7.2.0 से लेकर ऑनवर्ड इसको डिप्रिकेट कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है, इसका यूजेज नहीं है। लेकिन अगर आप PHP 7.2 से प्रीवियस PHP का वर्जन को यूज़ कर रहे हैं, 7.1, 7. या 7.0 या 5.6 भी यूज़ करें, देन आप इस ईच फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। इसका यूज़ केस ये है कि इट रिटर्न द की एंड वैल्यू पेयर फ्रॉम एन एरे एंड एडवांस द एरे कर्सर। मतलब ये ऑटोमेटिकली उस वैल्यू और की वैल्यू को लेता है और उसके बाद आगे मूव करता जाता है। तो सपोज़ कीजिए यही हमारे पास अगर एरे ARR2 है जिसमें रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, पर्पल वैल्यूज़ हैं, तो अगर मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ कलर्स के नाम से और इसको इक्वल करता हूँ ईच EACH सॉरी ARR2,
और उसके बाद मैं var डंप करता हूँ कलर को सिंपली, तो क्या होगा हमारे पास, रन करता हूँ तो यहाँ पर उसने कहा द ईच फंक्शन इज डेप्रिकेटेड, दिस मैसेज विल बी सप्रेस्ड ऑन फर्दर कॉल्स ऑन लाइन नंबर। तो मैं जो बात कर रहा था, क्योंकि मैं PHP 7.4 यूज़ कर रहा हूँ तो इसमें ये ईच फंक्शन यूज़ नहीं होता। अब हुआ क्या, कलर में सबसे पहले उसने मूव किया किसको, इंडेक्स 1 पे स्ट्रिंग रेड को, जो भी पहली वैल्यू थी उसको मूव किया। फिर उसके बाद एक उसने की क्रिएट की वैल्यू के नाम से, और उसके अंदर उसने रेड को डिस्प्ले कर दिया दोबारा से। फिर उसने 0th इंडेक्स पे इंट 0 लिखा और की को भी इंट। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आप PHP 7.4 यूज़ कर रहे हैं या 7.2 से अप वर्जन यूज़ कर रहे हैं, 7.2.0 से अपवर्ड, तो इसको यूज़ मत करिए। अदरवाइज ये कंफ्यूजिंग है कि जिसमें हमारे पास सबसे पहले उसने डिस्प्ले किया रेड को, और साथ ही उसने चूँकि ये डेप्रिकेटेड है तो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से वो यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हो रहा है बाकी वैल्यूज। अदरवाइज वो तमाम ईच वैल्यू के मुराद है कि वो हर वैल्यू को नहीं बल्कि पहली वैल्यू को रीड करेगा और उसके जो फर्स्ट है उसको 1 इंडेक्स देगा, और उसके बाद उसकी जो भी वैल्यू है वो डिस्प्ले करेगा। फिर नीचे एक न्यू की क्रिएट करेगा ऑटोमेटिकली वैल्यू के नाम से, और उसके अंदर अगेन उसकी वैल्यू को सेव कर देगा। फिर उसके बाद वो बताएगा कि ये 0th इंडेक्स पर 0 नंबर की है और इसकी की भी 0 है। तो मतलब इन अदर वर्ड्स वो हमें ये सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है हर एरे की। अब आप ईच फंक्शन हम लूप के अंदर यूज़ करेंगे जब, तो ये हर उसकी वैल्यू के साथ काम करेगा। अभी ये इसने सिंपल एक के साथ काम किया, तो अगर मैं यहाँ पर फॉर ईच यूज़ करूँगा तो उसके बाद मैं एरे पास करता हूँ तो फिर वो हर एक के साथ काम करेगा। जैसे ARR3 है हमारे पास, तो उसमें से वो वैल्यूज़ को इसी तरीके से हमें रिटर्न करेगा। तो दैट इज़ नॉट अ रिकमेंडेड ईच फंक्शंस, तो इसको आप इग्नोर कर दें। ये इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ दिस टॉप 10 एरे फंक्शंस PHP 7.2 से प्रीवियस वर्जन के लिए, ठीक है, लेकिन 7.20 से अबव इट इज़ डेप्रिकेटेड एंड वी डोंट नीड टू यूज़ इट एनी मोर। तो दोस्तों ये था हमारा आज का PHP का इंटरेस्टिंग वीडियो ट्यूटोरियल, और विद इन 1 आवर हमने टॉप 10 जो फंक्शंस हैं उनके बारे में सीखा। आप टॉप 9 कह सकते हैं, क्योंकि लास्ट जो ईच फंक्शन है उसको हम यूज़ नहीं कर रहे, तो टॉप 9 कह सकते हैं, लेकिन मैं इसको स्टिल टॉप 10 एरे फंक्शंस इन PHP कहूँगा। तो इसी बात के साथ मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को यहाँ पर ख़त्म करता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना, और बेल आइकन के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।